आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई भी बच्चे बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आरआरबी के लिए 2 बैचेस हैं मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। टाइम अब आपके पास बचा है थोड़ा पेपर की प्रेपरेशन करने के लिए। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आरआरबी का पेपर बाय फरवरी और बाय मार्च हो जाएगा आप लोगों का। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है वो है ओनली 1299 एंड थ्योरी बैच की फीस है 2299। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो बेसिक से स्टार्ट होने वाला एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला बैच, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी। साथ ही में एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले बच्चा। सो चलते हम अपने क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर है 1791। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ही इज प्लेस्ड इन अ रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, इंट्यूबेटेड एंड रिसीव्स मैकेनिकल वेंटिलेशन। व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग द नर्स शुड। तो एक पेशेंट है, डायग्नोज हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ, ठीक है। सो उसको टीबी है, ठीक है, उसको रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में रखा है, पेशेंट को इंट्यूब्यूट किया हुआ, इंटोब्यूटेड किया हुआ है और मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है पेशेंट, ठीक है। तो अगर आप इस पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे हो तो नर्स क्या करेगी? सक्शन फॉर मैक्सिमम 20 सेकेंड, हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, सक्शन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 30 सेकेंड्स, मेंटेन क्लीन टेक्निक्स ड्यूरिंग सक्शनिंग। सो देखो, जब किसी भी पेशेंट की आप सक्शनिंग करते हो, सो सक्शनिंग में क्या होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ही ये है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिरता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेवल जो है गिरता है। उसको मेंटेन रखने के लिए आप हमेशा जब सक्शनिंग करते हो, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हो। हाइपर ऑक्सीजनेट का मतलब पेशेंट को हम ऑक्सीजन इंक्रीज करके देते हैं, ठीक है ना। और अगर बाई चांस आपको बिटवीन द सक्शनिंग, ठीक है, बिटवीन द सक्शनिंग अगर आपको क्या दिख रहा है कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसका O2 लेवल जो है वो ड्रॉप कर गया है, तो आपको उसी टाइम ही स्टॉप करना होता है सक्शन करना, ठीक है। सक्शन करना उसी टाइम ही स्टॉप करना है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। हमेशा आपको हाइपर ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर द सक्शनिंग, और इससे एक आधा क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब अ मेडिकल रिजीम ऑफ आइसोनाइजिड, रिफाम्सिन एंड विटामिन बी फॉर द ट्यूबरक्लोसिस क्लाइंट। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट B6 इज गिवन बिकॉज ऑफ। तो एक मेडिकल रिजीम आप दे रहे हो पेशेंट को, टीबी वाला पेशेंट दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि उसे आइसोनाइजिड एंड रिफाम्सिन चल रही है प्लस विटामिन B6 दे रहे हो। तो नर्स जो है पेशेंट को बताएगी कि B6 हम क्यों दे रहे हैं। increase activity of isoniazid, increase activity of rifampicin, improve nutritional status, reduce peripheral neuropathy। तो जो B6 है हम इसलिए पेशेंट को देते हैं ताकि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, क्योंकि B6 जो है आपकी नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर कोई आइसोनाइजिड एंड रिफाम्पिसिन ले रहा है तो उसकी नर्व्स में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो नर्व डैमेज को रोकने के लिए आप B6 की, विटामिन B6 आप पेशेंट को देते हो। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हेन असेसिंग रेजिडुअल वॉल्यूम इन अ ट्यूब फीडिंग, द फीडिंग शुड बी डिलेड इफ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी पेशेंट को क्या दे रहे हो, ट्यूब फीडिंग दे रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो, ट्यूब फीडिंग दे रहे हो, तो अब आप दोबारा से उसे फीडिंग देने जा रहे हो, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, मतलब कि कितना वॉल्यूम अभी पेशेंट की स्टमक में है, तो उस हिसाब से आप फीडिंग देते हो। तो कितना अगर आपको वॉल्यूम पेशेंट की स्टमक में एस्पिरेट करके दिखेगा, जो आप फीडिंग रोक दोगे, 10 ml, 25 ml, 30 ml, 100 ml। सो देखो 50 से 75 ml अगर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है तो आप फीडिंग दे सकते हो, पर अगर रेजिडुअल वॉल्यूम एस्पिरेट करके 100 ml आ रहा है या फिर 100 ml से एक्सीड कर रहा है, देन आपको उसको फीडिंग जो है वो रोकनी होती है, नहीं देनी होती।
नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, द इमरजेंसी रूम नर्स शुड एंटिसिपेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला पेशेंट है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हुआ है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डीएम, ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें आप इमरजेंसी रूम में नर्स किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करेगी? ह्यूमिलिन एन विद 5% एक्स्ट्रा, ह्यूमिलिन आर विद 0.9% NS, ह्यूमिलिन यू विद 0.9% NS, ह्यूमिलिन एल विद D5। तो इट्स एच ह्यूमिलाइन आर विद 0.9% ऑफ NS। और ये आपने अपनी इमरजेंसी वार्ड्स में देखा भी होगा, अगर डीके वाला कोई बच्चा आता है, कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, उसको आप इमरजेंसी में यही सॉल्यूशन देते हो। नेक्स्ट है, चाइन स्टॉक्स रेस्पिरेटरी पैटर्न कैन बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सो जो चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन आपको एक एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, वो किस कंडीशन में देखने को मिलती है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, फीवर, इंक्रीज ICP, स्पाइनल मेनिंजाइटिस। तो इट्स ऑलवेज इन इंक्रीज ICP। जब किसी भी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्रेनियल के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है, तो हमें चाइन स्टॉक्स रेस्पिरेशन पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसे ही आपको कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन आता है कि कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है DKA में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो। इनसे ये दोनों रेस्पिरेटरी पैटर्न्स जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कुछ स्मॉल से पूछ लेते हैं, या फिर चाइन स्टॉक्स रेस्पिरेशन से पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं। बच्चे, अगर आप RRB के लिए पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज़ अब अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ 2 और 2.5 महीने अपनी स्टडीज़ को दे दो। अगर आपको पेपर निकालना है, इसके बाद अच्छी वैकेंसी आई डोंट नो कब आएगी, ठीक है ना। तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे से डिटेल्ड में प्रॉपरली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस है 1299, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स दोनों में ही करवाऊंगी। एंड जो थ्योरी बैच है, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, तो फीस है 2299। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड है। दोनों में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और दोनों ही क्लासेस जो है 3 मंथ्स की है। दोनों ही क्लासेस में नॉन नर्सिंग की क्लासेस होंगी ही होंगी। क्लियर? सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट पे। और अगर आपको पढ़ना ही है ना बच्चे, तो ये मत देखो कि पेपर आएगा तभी बैच ज्वाइन करूँगा, तब ज़ीरो हो जाता है सब कुछ, ठीक है। पेपर के पहले अगर आप बैच ज्वाइन करते हो ना, तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता और आपके माइंड में इतना प्रेशर आ जाता है कि आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आज ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है, a child sustain a supracondylar fracture of a femur which assessing of a vascular injury. When assessing for a vascular injury, the nurse should be alert for a sign of ischemia which indicate. So supracondylar fracture of femur हुआ है, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका वास्कुलर इंजरी असेस कर रहे हो, तो क्या साइंस आपको अलर्ट करेंगे कि पेशेंट को इस्चीमिया हुआ है? ब्लीडिंग, ब्रुशेस, हेमरेजेस, इंक्रीज इन सीरम लेवल ऑफ क्रेटिनिन, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड एस्पेरेंट ट्रांसमिनेज, पेन, पेलर, पल्सलेस, पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस, जनरलाइज्ड स्वेलिंग, पेन, डिमिनिश्ड फंक्शन, यूज़ ऑफ मसल रेसिडिटी। तो कभी कभी ना ये आप 5 P's के साथ भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, 5 P's ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। तो आपने बहुत बार इन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा होगा। तो 5 P's से भी क्वेश्चंस बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं कि 5 P क्या होते हैं। तो 5 P होते हैं पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस ऑफ द फ्रैक्चर। अगर किसी को फ्रैक्चर होता है, उसमें वास्कुलर इंजरी है, तो ये 5 P's हमें देखने को मिलते हैं और ये मेन साइंस ऑफ द फ्रैक्चर है विद वास्कुलर इंजरी। सो डायरेक्टली 5 P's से सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है, client with the diagnosis of cervical 4 injury has been stabilized and is ready for discharge. Because of this, client is a risk of autonomic dysreflexia. He and his family should be instructed to assess for and report. तो देखो, cervical 4 की जो है पेशेंट को इंजरी हुई है, ठीक है, आप उसे स्टेबलाइज कर रहे हो। आपको पेशेंट को क्या करना है? पेशेंट का जो है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया पेशेंट को प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। डिसरिफ्लेक्सिया की पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है पेशेंट की फैमिली को क्या चीज़ असेस करने के लिए कहोगे? सो जो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है ना, ये एक एमरजेंसी कंडीशन है बच्चे, जिसमें हाइपरटेंशन एंड कार्डियक अरिथमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ रिपोर्ट करने के लिए बोलोगे आप फैमिली को? जो पेशेंट में दिखेगी, डिजीनेस एंड टैकीकार्डिया, सुप्राक्यूमरल पेलर एंड लाइट हेडेडनेस, हेडेक एंड फ्लैशिंग फेस,
पेलर एंड इचिंग ऑन द फेस नेक। सो देखो ये जो थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टली हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिसरिथमिया की तरफ इशारा कर रहा है, और अगर आपको पेशेंट में ये देखने को मिलता है उसकी फैमिली को समझाओ कि आपको डायरेक्टली आके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट अ टेंशन न्यूमोथोरिक्स एज अ कंपेयर टू द ओपन न्यूमोथोरिक्स। तो इनमें से क्या साइन एंड सिम्टम इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरिक्स है? ऑप्शन है वेंटिकुलर perfusion mismatch, hypoxemia and respiratory acidosis, mediastinal tissue and organ shifting, decreased tidal volume and tachypnea. So it's a mediastinal tissue and organ shifting जो है टेंशन न्यूमोथोरिक्स में हमें दिखने को मिलता है। नेक्स्ट है a 38 years old pregnant woman visited for her nurse practitioner for her prenatal checkup. He is 30 weeks gestation. The nurse should be alert which factor related to her age. तो देखो 30 साल की गेस्टेशनल प्रेग्नेंट वुमेन है, 38 इयर्स ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन है, 30 वीक्स की उसे प्रेगनेंसी है, प्रीनेटल चेकअप के लिए आई है। तो इसमें से कौन सा रिस्क फैक्टर जो है इस एज के रिलेटेड पेशेंट को हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एसटीडीज, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हमें जब आपने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किया होगा तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है ना वो एज भी आती है। अगर किसी की एज ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट है तो ये एक रिस्क फैक्टर बनता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। क्लियर? नेक्स्ट है अ कार्डियक क्लाइंट हु एग्जिबिट द सिम्टम्स ऑफ डिसओरिएंटेशन, लेथार्जी एंड सीजर्स मे बी एग्जिबिटिंग अ टॉक्सिक रिएक्शन टू। तो कार्डियक क्लाइंट है, ठीक है, वो सिम्टम्स क्या दिखा रहा है आपको? डिसओरिएंटेशन, लेथार्जिक, सीजर्स, मे बी एग्जिबिटिंग टॉक्सिक रिएक्शन। तो वो किस चीज़ का टॉक्सिक रिएक्शन दे रहा होगा? डिजॉक्सिन, लिडनोकिन, क्विडिन, ग्लूकानेट और सल्फेट, नाइट्रोग्लिसरिन, आईवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका भी हम आंसर देख लेते हैं कि अगर आप किसी को हेपरिन दे रहे हो तो नर्स इस मेडिकेशन का कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट पहले चेक करेगी? सो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। वहीं वारफरिन के लिए हम कौन सा करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो दोनों के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, वारफरिन के लिए भी और हेपरिन के लिए भी। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ट्राई करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और 12:30 आके रेगुलरली चैनल पे क्वेश्चंस देखो एंड प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, बाय Feb-March आपका RRB का पेपर हो जाएगा, जिस पेपर का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 1300 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि 1 टाइम पेमेंट विद नॉन नर्सिंग क्लासेस रहेंगी। इसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी विद MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। एंड अगर आपका बेसिक क्लियर करने का है, अभी आपको मेरे से पढ़ना है अच्छे से, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट होने वाला बैच 2299 का, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके हर एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे और 3 मंथ्स के बैचेस रहेंगे। सो अगर आपको ज्वाइन करना है आप मेरे से बात कर लो और ज्वाइन कर लो, डिले मत करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।